हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी एसएससी के लिए कैलेंडर रिवाइज कैलेंडर आउट हो चुका है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल के लिए पीवाईक्यू। सीजीएल कह लो, एमटीएस कह लो, जीडी कह लो, जो कि आने वाले भविष्य में आपके एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए पीवाईक्यू वोकैब 90 डेज का चैलेंज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें डेली हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेजेस देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर की जो बुकें पूछी गई है एसएससी में अभी तक, लेटेस्ट 2023 लास्ट तक, वो पूरा यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जीएल, सीएचएस, सीएचएसएल, सीपीओ, ईडी, स्टैनो, सीपीयू, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी पीडीएफ भी हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। ये आप आज आपका डे 1 होने वाला है। और एसएससी के एग्जाम में बार बार जो रिपीटेड बुकें होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एक बार मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा, इसका जो नोटिस है ऑलरेडी आउट हो चुका है, जैसा कि आपको दिखा हुआ है 2024 और 25 तक। यहाँ पर हमारे लिए सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन 20 जून, यानी कि कल के डेट से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 26 जून तक चलेगा। तो इसके लिए तो हम टाइम निकल गया है। ठीक है, सीपीओ का भी आपका लगभग होने वाला है, तो सीएचएसएल का भी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए तो हमारे पास टाइम है। बट आने वाले जो हमारे एग्जाम है, जैसे कि सीजन हो गया, जो कि आपका सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। देखिए, आज हो रहा है आपका 19 जून, तो 10 दिन तो जून के मान लीजिए। जुलाई अगस्त के कितने हुए, 60-70 दिन हुए। और लगभग यहाँ पर भी आपको 15 दिन या 20 दिन के आसपास मिल सकता है। तो 90 डेज अगर आप सीजीएल को टारगेट करें तो 90 डेज। वही एमटीएस का अक्टूबर नंबर हुआ, तो यहाँ पर भी 90 से 100 दिन के बीच आपको टाइम देखने को मिलेगा। वही स्टेनो के लिए वही फिर से वही 90 से 100 दिन के आसपास मिलेगा। बाकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जो कांस्टेबल जनवरी फरवरी, इसके लिए आपके लिए ये मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा जब तक आपके जो सभी एसएससी के एग्जाम कंप्लीट। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा टाइम, लगभग 120 से भी ज्यादा दिन आपको यहाँ पर तो मिल जाएगा। ठीक, ये आपके लिए मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए कि आपके लिए मैं डेली 90 डेज का वोकैब चैलेंज लेकर आया हूँ, जिसमें मोस्ट रिपीटेड वोकैब अब तक पूछी गई है एसएससी के द्वारा, और जो एसएससी रिपीट ही करता है हर एग्जाम में, आपको ये रिपीट देखने को मिलेगी। वही मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वोकैबलरी है, ठीक है, अभी तक जो पूछी गई है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वही आपको इस एग्जाम में कराने वाला हूँ। और ये जो वोकैबलरी होगी, ये ऑल सभी का मिक्स होगी। ऐसा नहीं कि केवल सीजीएल या एमटीएस। यहाँ पर जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, लाइक सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल, ठीक है, स्टेनो हो गया आपका, जीडी हो गया आपका, है ना, इसके अलावा आपका जेई हो गया, आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, आपका सीपीओ हो गया आपका। जितने भी एग्जाम में अब तक बुकैफ पूछी गई, जैसे मान के चलिए 2023 में ये सारे एग्जाम, तो यह सारे एग्जाम में जितनी जितनी बुकैफ पूछी गई है ना, तो पूरी बुकैफ आपको इस तरीके से कराऊंगा। 2023 में, 22 में, 18 में, 21 में, 17 में, पूरी बुकैफ आपको मैं इस तरीके से यहाँ पर कराने वाला हूँ। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलने वाला है। तो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डेली हम इसमें क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं। देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, डेली हम 15 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखेंगे। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करें तो 15 एंटोनिम सिनोनिम्स देखेंगे, जिसमें ये 15 ना होते हुए लगभग 200 से 250 के बीच में आपको मिलेंगे। क्योंकि 15 है तो इंटू 4, है ना, सॉरी 200 तो ज्यादा होते हैं ना। 15 है तो एक का हम देखें अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो लगभग 8 के आसपास निकले, तो 15 8 तो 120 से लेकर 150 के बीच में आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे। तो ईडेल फ्रेजेस डेली के 15 हम यहाँ पर करने वाले। तो हम 90 डेज में देखें, डेली अगर हम 15 करते हैं तो होता है हमारा 1350 वर्ड। तो आप जब तक आपका सीजीएल का प्रीलिम्स एग्जाम होगा, तब तक 1350 वोकैब आप कर चुके होंगे यहाँ पर, मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट है। एमटीएस का हुआ तब तक तो आप लगभग 1500 वर्ड कर चुके होंगे, है ना। और लगभग जब सीजीएल का मेंस की बारी आएगी, तब तक तो आप लगभग 2000 के आसपास वर्ड कर चुके होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज, ध्यान से स्टार्टिंग से देखिएगा। आज पहली क्लास है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका उद्देश्य मेरे द्वारा क्या रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आप ये चीजें समझ पाए हों। चलिए, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए नीचे, हाँ, एक चीज और है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिना मॉक टेस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको 16 मिनट में क्या करना होता है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। क्योंकि 16 मिनट में 100 क्वेश्चन करना इज इम्पॉसिबल। और आजकल आप देख रहे हो कि कट ऑफ भी काफी हाई जा रहा है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन इंटू, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स, 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कट ऑफ आपकी 150 प्लस कट ऑफ यहाँ पर आपको देखिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे एक्यूरेसी और स्पीड आपकी मेंटेन, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और 1/2 की होती है एसएससी सीजीएल में, एमटीएस वगैरह 1/4 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट देना है। आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, तो क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट ना, इंडिया में नंबर 1 है। ठीक है, इंडिया नंबर 1 मॉक टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप मॉक टेस्ट में आएंगे, वहाँ पर आपको कैटेगरी मिलेगी ऐसा,
इसमें जितने भी आपको दिखा है रेलवे, सब आपको एक पास मिलेंगे, बट आपका जो फोकस है वो रहेगा मेनली एसएससी के ऊपर। तो जब आप एसएससी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एसएससी पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से जितने भी एग्जाम यहाँ पर ऊपर आपके आ जाएंगे, लेटेस्ट 2024 के मॉक टेस्ट के साथ आपको ये इसी कड़ी में आपको मिलेगा कि जितने भी एसएससी के होते हैं, ये हो गया आपका 50 हो गया, सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, आने मिल जाए। बात करिए सीजीएल के कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे, 31 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें इतने सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, 40 टीयर 1 के मिलेंगे 2024 के लिए, 100 सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, 128 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे टीयर 2 के लिए, ठीक है, टीयर 2 के भी आपको यहाँ पर 30 फुल टेस्ट मिलेगी। तो ये अलग अलग आपको देखने को। इसके अलावा यही एक सेक्शन आता है आपका प्रीवियस ईयर प्रो के नाम से, जहाँ पर आपको देखिए टीयर 1 के प्रीवियस ईयर के जो सेक्शनल टेस्ट है वो आपको यहाँ पर कितने चैप्टर टेस्ट है वो मिलेंगे, टीयर 1 के 115, और टीयर 1 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी कि फुल लेंथ टेस्ट है 203 मिलने वाले, और टीयर 2 पे 51 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जब परचेस करो तो उसका पास को परचेस करना है, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको यहाँ पर अनलॉक होकर मिल जाए। डेली आपका टारगेट होना चाहिए, ये एक मॉक टेस्ट आपको देना है, तभी आप इस एग्जाम में बने रह पाएंगे और इस 35 लाख की पीरियड में आप सेक्शन ले पाते हैं। और इसके लिए आप क्या करना, नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो लिंक पे चले जाना है, डायरेक्ट प्ले स्टोर से टेस्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, या गूगल पे अगर आप लैपटॉप पे तो वहाँ पर वेबसाइट पर चले जाना, और वहाँ पर आप जब परचेस करेंगे तो कूपन कोड मांगे, कूपन कोड डाल देना V1NW47, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो 529 दिख रहा है ये लगभग 400 से भी 450 या उससे थोड़ा सा 470 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कूपन कोड डाल देना, इसका स्क्रीन। मॉक टेस्ट बेहद जरूरी है, जरूर परचेस करें, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी मुझे अपडेट देना है। चलिए, ओके। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1, यहाँ पर वर्ड है कि क्या वर्ड दिया गया है, उसके सिनोनिम्स क्या होंगे, यानी कि उसका समानार्थी क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा यानी कि उसका विपरीत वर्ड यानी कि विलोम शब्द क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड के साथ साथ हिंदी भी लिखी हुई है, जिससे जो हमारे हिंदी माध्यम के जो भाई बहन है वो भी यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से चीजों को कर पाए, ठीक है। और एक वर्ड के देखिए मैं कम से कम 1 2 3 4 5 5 सिनोनिम, 2 2 एंटोनिम, ठीक है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, इस तरीके से काफी वर्ड हो जाते हैं, रहेंगे 15। बट अगर एक यहाँ पर देखिए टोटल कितने 7 वर्ड है, तो अब एक यहाँ पर देखिए भी, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर देखिए थोड़े 8 वर्ड है, तो एवरेज हम 7 लेके चले तो 15 सकते 105 वर्ड डेली के कर रहे हैं, कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रैंक वाला है, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपको तैयारी कराऊंगा, डेली इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो एक बार आप मेरी क्लास देख लेना, मॉर्निंग में आपको 6 से 7 के बीच में ये डेली क्लास मिल जाए करेगी, तो सबसे पहले क्लास देख लेना, और बाद में इसकी पीडीएफ दे दूंगा शाम के टाइम समय में, तो उससे आप क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, पहले क्लास देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएगी। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर ली, ठीक है। माफी चाहूंगा, पहला दिन है थोड़ा सा समझाने में वो डिले कर रहा हूँ, पहला दिन है, इससे कल से बस हम डायरेक्ट आएंगे और क्लास अपनी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहले दिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, डे 1 हम कर लेते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है दैट इज अबैक। अबैक का मतलब होता है पीछे या पीछे की, पीछे कदम लेना है, ऐसा अबैक। और वो मान के चलिए इस वर्ड का नाम है अबैक, ऐसे लग रहा है कि वो पीछे बुला रहा है, बैक बैक है ना, तो इस तरीके से याद रखें कि अबैक मतलब कोई पीछे बुला रहा है, यानी पीछे की ओर, यानी कि बैक, बैक माने पीछे होता है, बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स माने भी पीछे की ओर होता है, बिहाइंड, बिहाइंड माने पीछे होता है, अबाफ्ट, अबाफ्ट माने भी पीछे होता है, और एस टर्न माने भी क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आगे की ओर, आगे की ओर यानी कि ऑनवर्ड, आगे की ओर, या अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब भी क्या होता है, आगे की, ठीक है, वो होता है पीछे की ओर, इसका मतलब होता है आगे की ओर। ओके, ये हो गया आपका। चलिए सेकंड वर्ड है हमारा अबंडन। अबंडन का मतलब होता है तो त्याग देना, कोई भी चीज हम क्या करने त्याग देते हैं तो उसको छोड़ देना, त्याग देना है ना, लीव कर देना, उसका मतलब होता है अबंडन, अबेंडन कर देना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, डेजर्ट कर देना, डेजर्ट माने क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, लीव कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। इसके एंटोनिम क्या होंगे, पकड़ के रखना, बनाए रखना, यानी कि कीप रखना, उसको बनाए रखना, होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, मेंटेन करके रखना, यानी कि किसी चीज को बनाए रखना, मेंटेन करके रखना, है ना। तो आप अगर इस एग्जाम में सफलता लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट डेली मेंटेन करके रखना, डेली की मेरी जो वोकैब है उसको भी मेंटेन करके रखना, ओके। तीसरा हमारा वर्ड है दैट इज अबास। अबास का क्या मतलब होता है, अपमानित करना या नीचा दिखा, ठीक है। अब देखिए बास, बास आपने सुनी होगी ना, अब बहुत पूरी बास आ रही है ना, बेकार बात, बास आ रही है तो मतलब ऐसा लगता है कि किसी घर से बास आ रही है, किसी के शरीर से बदबू आ रही है, बास आ रही है, तो कहते हैं, यार व्यक्ति मैं इसको अपने साथ क्यों ले आया, ये मुझे अपमानित कर रहा है, नीचा कर रहा है, मैं साफ सुथरा और ये मेरे साथ है ना, तो वो उस तरीके से देखिए, ठीक है। तो मैं थोड़ी ट्रिक से जितनी भी होती है तो ट्रिक से भी आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो आवाज माने क्या होता है, उसको अपमानित करना या नीचा दिखाना, यानी कि बेइज्जती करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, यानी कि डिग्रेड करना, आपका जो ग्रेड था उसको डी कर दिया, यानी कि कम कर दिया, तो डिग्रेड कर देना, डिसग्रेस कर देना, डिसग्रेस यानी कि जो भी आपका सम्मान था उसको कमी दे देना, ह्यूमिलिएट करना यानी कि अपमानित करना,
ये इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम क्या होंगे? तारीफ करना यानी कि अपलिफ्ट करना, अप करना, ऊपर उठाना, अपलिफ्ट करना। एक्साल्ट करना, एक्साल्ट माने भी क्या होता है? तारीफ करना। डिग्निफाई करना, ठीक है, डिग्निफाई मतलब प्रशंसा करना। प्रेज यानी कि तारीफ करना, प्रशंसा करना। एक्सटॉल मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। इनका मतलब सभी का क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना यानी कि तारीफ करना, इन सभी का मतलब हो जाएगा। चलिए दूसरा हम चौथे नंबर का वर्ड देख लेते हैं। दोस्तों चौथे नंबर का वर्ड क्या है? चौथे नंबर का वर्ड है हमारा एबडिकेट। एबडिकेट, एबडिकेट का मतलब भी क्या होता है? त्यागना या गद्दी छोड़ दे, ठीक है। जो इसका एबेंडन का मतलब था, सेम सेम वही मतलब होता है इसका एबडिकेट का, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इस तरीके से याद रखेंगे, एब, ठीक है, एबडिकेट है तो किस तरीके से याद रखेंगे कि अब दिक्कत, अब, है ना, अब दिक्कत हो रही है, अब दिक्कत हो रही है गद्दी से, तो हम क्या करेंगे? गद्दी को छोड़ना। अब दिक्कत हो रही है गद्दी से, ठीक है, अब दिक्कत हो रही है गद्दी से या किसी चीज से भी दिक्कत होगी, तो उसको क्या करेंगे? अब हम इस चीज को छोड़ देंगे, या अब मुझे इस रिलेशनशिप से दिक्कत होगी तो मैं इसे त्यागना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? गिव अप कर देना, छोड़ देना। रेलिंक्विश करना, काफी अच्छा वर्ड है। रेलिंक्विश मतलब भी होता है त्याग देना। लीव कर देना, सरेंडर कर देना, ठीक है, को छोड़ देना मतलब एक तरीके से सरेंडर कर देना। फाइट कर देना यानी कि उसको छोड़ देना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? मेंटेन करके रखना यानी कि बना के रखना, रोक कर रखना, ठीक है। रोकना, रोक कर रखना, बना कर, मेंटेन भी बनाए रखना। अपॉइंटेड यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है? गद्दी छोड़ रहा है, यहाँ पर अपॉइंटेड यानी कि नियुक्ति करना, है ना। एक्सेप्ट करना यानी कि स्वीकार करना, यहाँ पर त्यागने की बात कर रहे हैं, यहाँ स्वीकार करने की बात, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर का वर्ड है एबहूर। एबहूर का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना, ठीक है। घृणा करना यानी कि इस तरीके से मानिए कि आप की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, अब क्या हो गया? अब आपके बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप में दिक्कत आनी स्टार्ट, तो अब क्या, अब आप उससे क्या बोल रहे हैं कि अब मैं और, है ना, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं, अब मैं तुम्हारे नहीं रह सकता, यानी कर सकता नहीं रह सकता। अब वो मुझे तुमसे क्या होने लगी? घृणा होने लगी। अब और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, घृणा होने लगी यानी कि मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, यानी कि हेट करने लगा हूँ, डिटेस्ट करने लगा हूँ, एबोमिनेट करने लगा हूँ, डिसलाइक। इसके सिनोनिम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स? हेट करना, नफरत करना, डिटेस्ट करना, एबोमिनेट करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, डिसलाइक। ठीक है, सिनोनिम्स प्रेम करना, लव करना, लिश करना, डिजायर करना, डिजायर मतलब चाहना, प्रेम करना। लव तो मान भी, रेलिश काफी अच्छा वर्ड है, रेलिश का मतलब प्रेम करना। सेवन नंबर का वर्ड है अब्लेज। अब्लेज का मतलब होता है प्रज्वलित या जलता हुआ, ठीक है। अब्लेज, ब्लेजिंग मतलब है ब्लेजिंग, ब्लेज है ना, तो उसको बोलते हैं जलती हुई कोई चीज, तो उसको बोलते हैं प्रज्वलित। अब्लेज मतलब प्रज्वलित या जलता हुआ। यूनिट्स को देंगे अलाइट, एक लाइट जल रही है, ठीक, अलाइट। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग माने भी वही होता है अब्लेज, बर्निंग तो जलता हुआ होता ही है ना। फ्यूरियस, फ्यूरियस माने भी क्या होता है? जलता हुआ या प्रज्वलित, ठीक है। चलिए, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? काम, शांत, जल नहीं रहा, ठंडा है ना, कूल है, शांत, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सातवें नंबर का वर्ड देख लेते हैं, दैट इज एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है कोई भी चीज समाप्त कर देना, किसी भी चीज को एंड कर देना, खत्म कर देना, दैट इज अबॉलिश, ठीक है। क्या कर देना? एबॉलिश कर देना। यानी कि सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? डिस्ट्रॉय कर देना, एंड कर देना, और रिवोक कर देना, ठीक है। रिवोक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा है। रिवोक का मतलब क्या होता है? एंड कर देना, कोई चीज समाप्त कर देना, ओके। चलिए इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर था एंड करना, क्या अब इसका एंटोनिम तो होगा नई चीज बनाना या क्रिएट करना, तो क्या हो जाएगा? स्टैब्लिश करना, निर्माण करना, क्रिएट करना, बनाना, रीस्टोर करना। यानी कि हमने मान के चलो कोई बिल्डिंग थी ना, या कोई डाटा था हमारे लैपटॉप में, कोई मान के चलिए पीडीएफ की डली हुई है, मैंने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, वॉलिश कर दिया, डिलीट कर दिया, है ना। तो मैं इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो रिस्टोर कर सकता हूँ ना, रिसाइकिल बिन से आया है ना। तो वही पहले समाप्त कर दिया, फिर मैंने उसको क्या कर दिया? रिस्टोर, ठीक है। चलिए आठवें नंबर का वर्ड है दैट इज एब ओरिजिन। एब ओरिजिनल का मतलब होता है दोस्तों आदिवासी लोग, जो पुराने समय की, जो हमारे ओरिजिनल जो व्यक्ति थे उनकी बात की जा रही है, एब ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है एंशियंट। एंशियंट यानी कि प्राचीन काल के, अर्लीस्ट जो प्रारंभों में व्यक्ति थे, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव काल के जो व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ओके। अब ओरिजिनल मतलब आदिवासी, एंशियंट, अर्लीस्ट और प्रिमिटिव। के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो मॉडर्न यानी कि आज की डेट में, अप टू डेट यानी कि आज की डेट की बात हो रही है, आधुनिक काल की बात हो रही है। चलिए नाइन्थ नंबर का वर्ड है दैट इज एक्सीड करना। एक्सीड का मतलब होता है राजी होना, स्वीकार करना, मान लेना या से सहमत। एक्सीड बेसिकली सामने वाले से आप सहमत हैं,
आप उसकी कही बातों को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एक्सीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सीड कर रहे हैं, राजी होना, सहमत होना, स्वीकार, ओके, एक्सीड कर। तो इसके सिनोनिम्स क्या देंगे? कॉन्सेंट यानी कि वही राजी होना, स्वीकार होना, मान लेना, कॉन्सेंट, असेंट, एसेंट ना, कंप्लाई करना और एग्री करना, इससे। ठीक है, तो चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट, असेंट, कंप्लाई और एग्री। ओके, चलिए यहाँ पर इसके एंटोनिम्स होंगे, मना कर देना, रिफ्यूज यानी कि मना कर देना, डिनाई कर देना, डिस एग्री कर देना यानी कि मना कर देना, और डिसेंट कर देना यानी कि मना कर देना। ठीक है, डिसेंट कर देना, डिस एग्री, डिनाई और रिफ्यूज, सब ये मतलब क्या होता है? मना कर देना। 10th नंबर का हमारा वर्ड है दोस्तों, दैट इज अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है दोस्तों अपराध में साथ देने वाला, या यूं कह लो कि सहयोगी, है ना। अकम्प्लिश का मतलब होता है अपराध में साथ देने वाला, यानी कि इसके सिनोनिम्स क्या देंगे? एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी। कॉन्फिडरेट, कॉन्फिडरेट का मतलब होता है सहयोगी, अपराध में साथ देने वाला। ये एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मना कर देगा, भाई मैं नहीं दे रहा तेरा साथ, तू गलत काम कर रहा है, मैं नहीं। क्या करना? उसके विरोध में हो जाएगा कि भाई तू गलत काम कर, मैं नहीं। एडवर्सरी हो जाना, एडवर्सरी का मतलब होता है विरोध में हो जाना। क्या हो जाना? विरोध में हो जाना, एनिमी, दुश्मन बन जाना उसका। भाई अब तुम तो गए यहाँ से सहमत बना के चले कि भाई छत्तीस अपन अपराध करते हैं, जैसे ही तुमने देखा यार ये तो गलत काम कर रहा है, मैं इसका साथ नहीं हूं, तो एंड टाइम पे आप क्या हुआ? उसके दुश्मन हो गए कि भाई तू कर, मैं नहीं करूंगा। ये भी क्या हो गया? एक तरीके से विरोध में हो गए, यानी आप साथ थे, उसके सहयोग थे, अब उसके आप क्या बन गए? दुश्मन। ठीक है, क्या होगा? एनोमीज का एंटोनिम हो जाता है। 11वें नंबर का वर्ड है दैट इज एडुक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, योग्य मात्रा में, या इनफ मात्रा। ठीक है, यानी कि कोई चीज इतनी है कि उससे काम चल जाएगा, है ना। एडुक्वेट है पर्याप्त मात्रा में। ओके, चलिए, तो इसका मतलब होगा कंप्लीट मात्रा में, यानी कि पूर्ण मात्रा में, इनफ मात्रा में, कैपेबल है वो चीज, यानी कि इतने से अपना काम बन जाएगा। चलिए, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? इन एडिक्वेट है। एडिक्वेट का अपोजिट क्या होता है? इन एडिक्वेट, यानी कि वो चीज कहती है अपर्याप्त है। कैसी है? अपर्याप्त है। स्कैंट है, यानी कि उस चीज की कमी है, स्कैंट का मतलब होता है कमी होना। इनसफिशिएंट है, वही अपर्याप्त या कमी के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके एंटोनिम? इनएडिक्वेट, स्कैंट और इनसफिशिएंट। ओके, चलिए, 12वें नंबर का हमारा दोस्तों वर्ड है, 12वें नंबर का, दैट इज एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है दोस्तों किशोर वय का, या की, यानी कि 13 से 19 साल की जो एज होती है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंट, यानी कि जो किशोर वय का, है ना, यानी कि जो यौवन अवस्था में आने की जो एज होती है उसको बोलते हैं एडोलसेंट, यानी कि टीनेज, यूथफुल या यंग, है ना। यंग कह लो, यूथफुल कह लो, या टीनेज कह लो, तो उसको हम बोलते हैं 13 से 19 साल के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एडल्ट, यानी कि वो परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, वयस्क बन चुका है। ठीक है, क्या बन चुका है? वयस्क बन चुका, ग्रोन हो चुका है, यानी परिपक्व हो चुका है। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व वो हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर वो उस जोन में था, यानी कि 13 से 19 साल की उम्र में था, बट यहाँ पर वो 18+ हो चुका है, तो यहाँ पर वो बिल्कुल पक चुका है। ठीक है, ये बात की जा रही है। ओके, 13वें नंबर का हमारा वर्ड है दोस्तों, दैट इज अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है दोस्तों गोद ले लेना। क्या कर लेना? गोद ले लेना, किसी को अपना लेना, यानी कि एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेस का मतलब होता है बेसिकली गले लगाना, है ना। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? गले लगाना, यानी वही अपनाना किसी को। भाई आपका किसी से दुश्मनी थी और आपने होली के दिन जाके उसे गले लगा लिया, यानी कि आपने उसे अपना लिया। इतने दिनों से जो खटास थी आपकी भी, आपने होली के दिन जाके वो मिटा दी और उसे अपना लिया आखिरकार, है ना। इस तरीके से अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चुनना, वही गोद ले लेना। सेलेक्ट करने का मतलब भी वही। ठीक है, दोनों सेम। इसके बदले में इसके अपोजिट वर्ड क्या होंगे? एंटोनिम्स? हम छोड़ देना बेसिकली, है ना। अबंडन हमने ऊपर दिया था, डेजर्ट, लीव, है ना, वो कर देना, एब्डिकेट कर देना, त्याग देना, रिजेक्ट कर देना, है ना, मना कर देना। 14वें नंबर का वर्ड है हमारा दोस्तों एग्राबेट। एग्राबेट का मतलब होता है दोस्तों उत्तेजित करना है, भड़काना, है ना, अराउज करना, टेंटलाइज करना, परसन करना, एनहेंस करना। एग्राबेट मतलब आप बैठे थे शांति से, कोई तो भाई क्या कर रहा है तू, पढ़ नहीं पाता, मतलब शांति से बैठा, भाई भड़का रहा है उसको, या फिर कोई चीज को लेके कोई दुखी है और उसमें आग में दी डालना ही, तो उसको बोलते हैं एग्राबेट करना, उत्तेजित करना, भड़काना, यानी कि टेंटलाइज कर। क्या कर रहा? टेंटलाइज कर। ओके, ऐसा मान लो कि टेंट को हिलाना। भाई टेंट, वैसे हवा चल रही थी, टेंट तो ऑलरेडी हिल ही रहा था, आप आगे और हिलाने लगे, यानी कि भाई स्थिति तो बुरी थी, आप और बुरी कर रहे हैं ना। तो टेंट को हिलाना नहीं, भड़काना बेसिकली। इनहेंस करना, इनहेंस मतलब आपको मालूम होगा किसी भी चीज को बढ़ाना है बेसिकली। प्रभु, प्रभु काफी अच्छा वर्ड है, यानी कि क्या करना? भड़काना किसी चीज को, इंक्रीज यानी कि बढ़ावा देना, पर्सन करना यानी कि स्थिति थी उसको और खराब कर देना, यानी कि बढ़ाना, है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स करेंगे शांत करना, है ना, शांत करना यानी कि सॉफ्टन करना, सॉफ्ट कर देना उसको, भाई काम हो जाए, शांत हो जाए। डिमिनिश करना, डिमिनिश का मतलब होता है बुझाना बेसिकली, है ना, शांत करना, कम करना। ठीक है, बुझाना या शांत करना। चलिए, सूथे,
सूते का मतलब भी क्या होता है, शांत करना, अपीज करना, अपीज करना यानी कि उसको शांत कर। सभी का मतलब क्या होता है, शांत करना, है ना, बुझाना, गुस्से को कमी कमी कर। जय। 15वें नंबर का हमारा वर्ड है दैट इज एड। एड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी हमें सहायता देता है, या भीख यूं कह ले। देखिए भीख भी एक प्रकार की सहायता ही होती है, जो हम भिखारियों को भीख देते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। बेसिकली वो एड होता है ना, एड करना, सहायता करना, भीख देना है, मदद करना, ये सभी इसके वर्ड, यानी कि इसके सिनोनिम्स के, असिस्टेंस करना यानी मदद करना, आल्स यानी कि भीख देना, मदद करना, बाउंटी, बाउंटी का मतलब भी होता है मदद देना, राहत देना, रिलीफ, राहत देना, रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं ना। कि अभी आपका दार्जिलिंग में अभी रेल दुर्घटना हुई तो वहाँ पर रिलीफ कैंप लगे हुए हैं, खाने पीने की चीजों के बारे में ना, या कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर रिलीफ कैंप मिलते हैं, राहत दी जाती है, या कहीं सहायता की जाती है, हेल्प करना बेसिकली सहायता। चलिए, इसके एंटोनिम को जाएंगे, बिल्कुल मदद नहीं करना, अपोजिशन, विरोध में होना, रिटार्ड कर देना, रिटार्ड मतलब उसकी मदद ना करना, छोड़ देना, विद स्टैंड करना यानी कि विरोध में हो जाना, बेसिकली विरोध में हो जाना। ओके, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 15 एंटोनिम्स वर्ड कर लिए। आप देख रहे हैं कि एक वर्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक में 10 मिल रहे हैं, तो एवरेज अगर 7 से 8 भी निकालेंगे तो क्या वो 120 से के आसपास जो वर्ड हैं आपको मैं एक दिन में कराने वाला हूँ। काफी अच्छी तरीके से तैयार होंगे, और पूरे की पूरे जो वर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछे। ठीक है, चलिए, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने लिखे हुए यहाँ पर, और एक दो मैंने नहीं लिखे वो भी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, पहला है हमारा दोस्तों एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि याददाश्त कम होना, यानी कि एमनेशिया। ओके, चलिए, दूसरा है एथीस्ट, है ना, एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक या अनिश्वरवादी। अ पर्सन डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात में बिलीव नहीं करता है कि भगवान होता है, और वो कैसा है, नास्तिक है, अनिश्वरवादी, यानी कि उसे भगवान में बिलीव नहीं है, दैट इज कॉल्ड अथीस्ट। इसी का अपोजिट होता है उसको थीस्ट। क्या होता है, थीस्ट, यानी कि जो क्या हो, आस्तिक हो, जो कि ईश्वर में क्या रखता हो, विश्वास रखता हो। ठीक है, ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे बस ये लग गया तो अपोजिट हो गया, बाकी थीस्ट मतलब आस्तिक। ठीक है, चलिए, तीसरा नंबर का वर्ड है एलियन। एलियन कौन होते हैं दोस्तों, जो दूसरे ग्रह में रहते हो, हमारे ग्रह पर नहीं रहते हो, परदेशी हो, है ना, या हमसे थोड़ी डिफरेंट तरीके से दिखते हैं ना, उसको बोलेंगे एलियन, यानी कि परदेशी है, या भिन्न स्वभाव का है, हमारे जैसा उसका स्वभाव है। क्या बोलेंगे इसके लिए इंग्लिश में, वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। मतलब वो हमारी कंट्री में तो रह रहा है, पर हमारा सिटीजन नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव कुछ अलग है और वो अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एलियन। ठीक, चलिए, बड़ा रुकिएगा दोस्तों। ये दोस्तों चौथा वर्ड है आपका ऑटोक्रेसी। ठीक है, देखिए क्रेसी वर्ड जो लिखा हुआ है ये वाला क्रेसी वर्ड, इसका मतलब होता है दोस्तों शासन करने का तरीका, शासन करने का तरीका, शासन किस तरीके से किया जाएगा उसका मतलब होता है क्रेजी। ऑटो यानी सेल्फ तरीके से, है ना, तो निरंकुश या राज्य शासन या तानाशाही ना, गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर, एक ही हाथों के, एक ही आदमी के हाथों के द्वारा सत्ता को चलाया जाना, दैट इज ऑटोक्रेसी। ओके, चलिए, 5वें नंबर का वर्ड है एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर कौन होता है दोस्तों, तो खगोल विधि में जो निपुण होता है या जो ज्योतिषी होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनोमर। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, अर्थ, प्लैनेट। एक ऐसा पर्सन जो कि सन, मून, प्लैनेट, तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनके बारे में ज्ञान रखता है ना, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, यानी कि ज्योतिष होता है उसको। 6वें नंबर का वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हथियार को रखा जाता है ना, आयुध भंडार जैसे कहते हैं, हथियार घर जैसे कहते हैं, आर्सेनल। ठीक है, क्या हुआ, हथियार घर या शास्त्र भंडार या आयुध भंडार। आयुध का मतलब क्या होता है, हथियार युग। ठीक है, चलिए, तो इसका इंग्लिश में क्या हुआ, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस। 7वें नंबर का वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर की स्पेलिंग पूछी जाती है तो विशेष ध्यान रखिए क्या होगी, एम बस, एम्बस, इस तरीके से एम्बेसडर। ठीक है, इस तरीके से टुकड़ों में याद रखेंगे तो आपको जल्दी होता है एम्बस सैडर। ओके, इस तरीके से। तो एम्बेसडर क्या होता है दोस्तों, एक राजदूत होता है, प्रतिनिधि होता है, जो कि एक, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया का है और इंडिया का कोई हमारा व्यक्ति बाहर जाकर हमारे देश का नाम रोशन करे, उसको हम बोलते हैं राजदूत या प्रतिनिधि, उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर। अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन फॉरेन कंट्री। ओके, 8वें नंबर है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है, देखिए क्रेसी मतलब शासन करने का तरीका, क्रेट मतलब जो शासक होता है उसकी बात की जा रही है ना, ऑटोक्रेट यानी कि निरंकुश तानाशाह जो होता है उसकी बात। अ पर्सन हू रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की भी बातों को नहीं सुनता और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट। ओके, चलिए,
एंड नंबर है एनोनिमस। एनोनिमस का होता है बेसिकली दोस्तों अज्ञात। अज्ञात है, अज्ञात या गुमनाम जो लेखक होते हैं उनकी बात हो रही है, पता नहीं भाई किसमें लिखा हुआ है सामान या क्या चीज है ना, पता ही नहीं चली, नाम ही नहीं लगा उसको। वो छोड़ दें इंग्लिश में क्या हुआ, अ लेटर और अ डॉक्यूमेंट विच डज नॉट अपीयर द नेम ऑफ इट्स राइटर। ठीक है, ऐसा लेटर, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर उसके लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ है, उसको बोलेंगे एनोनिमस। ठीक है। 10वें नंबर का हमारा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आपने सुना होगा, जो हल्दी होती है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है कि तो हमारा कहीं पर चोट लग गया, कहीं पर रोग हो गया, उसको ठीक करने का। ठीक है, चलिए, तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है अब मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, उसको सड़ने से, गलने से, उसको खराब होने से हमें बचाती है, उसको बोलते हैं रोगाणु बोधक या विष को करने वाली विष। 11वें नंबर का वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। क्या हुआ, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी देखिए, क्रेसी फिर से शासन करने का तरीका, कैसा शासन, अरिस्टो के द्वारा, यानी कि अरिस्टो का मतलब होता है शिष्टजन सत्तात्मक राज। तो बेस्ट ऑफ क्लास जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, है ना, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अच्छे मतलब अच्छे घराने के व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा अगर शासन को चलाया जाता है अरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द एलाइट पीपल। ठीक है, शिष्टजन सत्तात्मक राज। ओके, पढ़े लिखों के द्वारा और जो रिच पीपल होती है, ऐसे व्यक्ति जो महान व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाएगा, उसको बोलते क्या, एरिस्टोक्रेसी। तो 12वें नंबर का वर्ड है ऑडियंस। ऑडियंस आप ही ये सुन रहे हैं, तो क्या हुआ, श्रोता, जो भी श्रोता होते हैं वो एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। 13वें नंबर का वर्ड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है कथा। ऑटो माना खुद की कथा, यानी कि आत्मकथा। ठीक है, आत्म यानी कि अ लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपनी स्टोरी खुद के द्वारा लिखी हो, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी व्यक्ति की स्टोरी किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो, दैट इज बायोग्राफी, और खुद के द्वारा लिखी गई तो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, 14वें नंबर का वर्ड है अबियरी। अबियरी का मतलब होता है दोस्तों लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स। केज मतलब होता है पिंजरा, लार्ज केज और लार्ज केज ऑफ बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि पक्षीशाला। ऐसी बिल्डिंग, ये एक ऐसा पिंजरा जहाँ पर बहुत सारे पक्षियों को कैद करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं पक्षीशाला, यानी कि अबियरी। क्या बोलते हैं, अबियरी। 15वें नंबर का वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है दोस्तों, एनाटॉमी का जो मतलब होता है दैट इज शरीर रचना शास्त्र, यानी कि शरीर किस तरीके से बना हुआ, उसकी रचना किस तरीके से हुई है, उसकी जानकारी लेना, दैट इज एनाटॉमी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज। ठीक है, क्या करना है, स्टडी करना है एनिमल की बॉडीज पर, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। चलिए, तो हम अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली है भाई एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर पे जॉब क्या मतलब होता है, चेयर पर हाथ रख के करने वाली जॉब, आरामदायक, कुछ काम नहीं, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, यानी कि आरामदायक जॉब। ठीक है, तब कुछ काम नहीं करना, बैठे बैठे पैसा, इस पॉइंट ऑन आर्म चेयर जॉब, है ना, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। दूसरा है एड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग जल रही थी और उसमें आपने फ्यूल, फ्यूल कह लो, ऑयल कह लो, घी कह लो, घी डाल देने, इसको बोलते हैं आग में घी डाल, यानी कि किसी चीज को बढ़ावा देना, यानी कि मेक अ मैटर वर्स, कोई भी काम, कोई भी मामला था उसको और बिगाड़ देना, उसमें घी डाल देना, है ना, इसको बोले। ओके, चलिए, 30वें नंबर का वर्ड हमारा एन आयरन, है ना, हिंदी में गेम्स एंड फिल्म्स को बोलते हैं मुहावरे एंड कहावतें, जिसे होते हैं ना, मुहावरे एंड या कहावतें जो होती है उसकी बात की जा रही है। ओके, एन आयरन बिल। एन आयरन बिल का क्या मतलब होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर को आप क्या बोलते हैं, एन आयरन बिल। यानी कि अगर आपको इस बार एसएससी क्रैक करना है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीरियल हो, सीएचएस हो, स्टेनो हो, जीडी हो, तो आपके अंदर एन आयरन विल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, 4th नंबर का वर्ड है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब दोस्तों होता है अ पर्सन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, यानी कि पुराना जो प्यार होता है ना भाई, ओल्ड पुरानी बने थे, उसको बोलते हैं ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। अ पर्सन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। ओके, चलिए, 5वें नंबर का वर्ड है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़ा, है ना, झगड़ा ना, झगड़ा या झगड़ा, झगड़ा होता है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी कि झगड़े की जड़, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ओके, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट। कौन नंबर है, एप्पल्स ऑफ वंस। ऐसा बोलते हैं ना कि वो तो नानी की आँख का तारा है, या वो तो मम्मी की आँख का तारा है, या वो मेरी आँख का तारा है, तो उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वन साइंस, यानी कि वेरी लवेबल, बहुत प्यारा, यानी कि इसकी कहावत होती है आँख का तारा। ठीक है, चलिए, 7वें नंबर का वर्ड है दैट इज एट अ पिंच। पिंच का मतलब होता है उसको चिकोटी काट, चिकोटी काट, एट अ पिंच, चिकोटी काटना। इसके लिए क्या होगा, इन आ ट्रबल, कोई चोटी काट रहा है बार बार, चिकोटी काट रहा है, लगेगी ना, चुभेगा वो बार बार, मुसीबत होगी ना, दिक्कत, तो उसको बोलते हैं एट अ पिंच इन आ ट्रबल, मुसीबत में पड़ना है, चिकोटी काट। ओके, चलिए,
अगला वर्ड है नंबर का हमारा दोस्तों एट सिक्सेस एंड सेवन। एट सिक्सेस नंबर का हमारा दोस्तों एट सिक्सेस एंड सेवन। एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है दोस्तों इन डिसऑर्डर, यानी कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाना है ना। एट सिक्सेस एंड सेवन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन डिसऑर्डर यानी कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाना। चलिए नाइन्थ नंबर का वर्ड है हमारा दोस्तों एट स्टैक। एट स्टैक का मतलब होता है दोस्तों दाव पर लगाना कोई चीज, यानी कि एट रिस्क रिस्क लेना या इनसिक्योर्ड करना किसी चीज को, दैट इज एट स्टैक, दाव पर लगाना कोई चीज। ओके चलिए 10वें नंबर का वर्ड है हमारा 10वें नंबर की इडियम्स है एट द 11th आवर। अब दोस्तों आपको मालूम है आपकी जो नॉर्मल घर में घड़ी होती है उसमें कितने 12 घंटे होते हैं, है ना। यहाँ पर 11 होता है, यहाँ पर 10 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर 7 6 5 है ना, यहाँ पर 4 3 2 1। तो बिल्कुल देखिए घड़ी चल रही थी बिल्कुल, मतलब 12 बजने ही वाले थे, यहाँ पर 11, तो एट द 11th आवर मतलब कितने नजदीक है, देखिए रात के 12 बजने वाले मतलब बहुत कम समय बचा हुआ आपके पास ना। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट समय पे है ना, अंतिम समय पर कोई चीज हो ना, एट द 11th आवर। मान के चलिए आप एग्जाम के लिए जा रहे थे, बिल्कुल आप जो बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट पहुंचे, एट द 11th आवर पे पहुंचे, मतलब अगर आप 1 मिनट और लेट हो जाते ना तो भाई आप वहां पहुंच ही नहीं पाते कोई, मतलब आपका एग्जाम से क्या हो जाते बाहर हो जाते कुल मिला के। ओके चलिए ठीक है, तो एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय पर कुछ चीज। 11वें नंबर का है अ बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे आपका ये था ना एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, उसी तरीके से होता है अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की जड़। इसको भी हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बोलते हैं, झगड़े की जड़। ओके चलिए 12वें नंबर का है अ डंप स्क्विक। अ डंप स्क्विक आपने वो कहावत सुनी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। अ डंप स्क्विक यानी कि डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, जिस तरीके से वो दुकान दिख रही थी, उसकी जो मिठाइयाँ दिख रही थी उस तरीके से उसका जो टेस्ट था वो नहीं था, बिल्कुल रद्दी टेस्ट था, है ना। इससे बढ़िया तो नुक्कड़ की दुकान से ले लेता, सस्ता भी मिल जाता और टेस्ट भी मिल जाता, तो बिल्कुल बकवास टेस्ट था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डंप स्क्विड। ओके चलिए 13वें नंबर का है हमारा गुड टर्म्स। गुड टर्म्स का क्या होता है फ्रेंडली, यानी कि अच्छे संबंध रखना, गुड टर्म्स रखना, फ्रेंडली व्यवहार रखना। ओके चलिए 14वें नंबर का हमारा दोस्तों अब मैन ऑफ लेटर्स। अब देखिए तो कोई व्यक्ति है जो कि लेटर्स बहुत सारे लेटर्स पढ़ते रहता है, तो भाई कैसा हो गया विद्वान हो गया हुआ है ना, उसका नाम रख दिया मैन ऑफ लेटर्स, मतलब लेटरों से ही घिरा रहता है, यानी कि हमेशा वो पढ़ाई ही करते रहता है। कैसा व्यक्ति बन गया वो बहुत पढ़ाकू विद्वान है ना, बुद्धिमान व्यक्ति बन गया हुआ, तो उसके लिए बोलते हैं राइटर और स्कॉलर, यानी कि एक लेखक बन चुका हुआ वो या विद्वान व्यक्ति बन चुका हुआ है ना। और बेसिकली जो लेखक होते हैं वो विद्वान होते हैं, ठीक है, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ओके तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है राइटर और स्कॉलर, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति। चलिए 15वें नंबर का हमारे इडियम्स है वर्ड्स आई व्यू। वर्ड्स आई व्यू आपने देखा होगा एक वर्ड अगर डाल पर बैठिए तो उसकी गर्दन देखना इधर उधर पटकती, इधर उधर इधर से उधर, इधर से तुरंत, बहुत क्विकली बहुत मूव करती है वो। तो एक वर्ड किस तरीके से देखती है, तो वर्ड जो आपकी सरसरी निगाह से देखती है किसी चीज को, जैसे ही आप थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे वो तुरंत उड़ जाएगी, है ना। तो वर्ड्स आई व्यू एंड ओवरव्यू। ओवरव्यू लेना मतलब फटाक फटाक कि कौन क्या है कहाँ क्या कर रहा है, फटाफट जल्दी जल्दी कर लो जल्दी जल्दी। जैसे ही आपने कुछ मूवमेंट की वो उड़ जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्ड्स आई व्यू एंड ओवरव्यू लेना। ओके चलिए दोस्तों हमारी हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ बताता हूँ आपको कहाँ से मिल जाएगी, वो भी बताता हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो कि पीडीएफ में मिल जाएंगी, और इस डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको ये लिंक्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखिए ये आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो ये है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल का आइकन होगा उसको भी आप दबा लेना, जिससे आप नेक्स्ट क्लास मिस ना कर पाए। डेली मॉर्निंग में 6 से 7 AM पर आपको डेली क्लास मिल जाएगी, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। दूसरा ये हमारा एक मेन चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम पर, यहाँ पर आपको एग्जाम की अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब की वो अपडेट क्यों ना हो, ठीक है। दोनों को जाके ज्वाइन कर लेना। ओके और ये हमारा द एग्जाम हेल्पर जीके का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी, तो इसको टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर ये वर्ड डाल देना और इस पर ज्वाइन हो जाना, यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये हमारा मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर, यहाँ पर कोई भी अपडेट्स वगैरह होती है इस तरीके से, है ना, रिवाइज कैलेंडर वगैरह आता है, कोई भी अपडेट होती है वो आपको दी जाती है, तो इसको भी जाके टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, उस पर अच्छे सा कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल सुबह इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।